कभी कभी सच्चाई इतनी ज़्यादा डरावनी होती है कि हॉरर स्टोरी भी उसके सामने सिर्फ बच्चों की कहानियाँ ही लगती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी फैमिली की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके घर में घुसकर एक कातिल ने उनकी लगभग पूरी फैमिली को ख़त्म कर डाला। और उसके बाद कातिल ने जो किया वो इस दुनिया की एक ऐसी हैवानियत सामने लाता है कि राक्षस सिर्फ कहानियों में ही नहीं, हमारे साथ, हमारी दुनिया में, हमारे बीच में रहते हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि आज तक ये केस अनसॉल्व्ड है। 24 सालों में लाखों पुलिस ऑफिसर्स ने इस केस पर काम किया, करोड़ों रुपये खर्च किए गए, बट ना तो कोई गिरफ्तारी हुई और ना ही कोई इंसाफ। 24 साल बाद भी पुलिस के पास सिर्फ सवाल हैं, बट जवाब एक भी नहीं। और वो कातिल आज भी कहीं आज़ाद घूम रहा है। सो लेट्स डाइव ऑफ टुडेज केस ऑफ मिस्टीरियस मर्डर ऑफ जापान्स मियाजावा फैमिली। 30 दिसंबर 2000 जब सारी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, तब 44 साल के मिकियो अपनी 41 साल की पत्नी यासुको और 8 साल की बेटी नीना और अपने 6 साल के बेटे रेई के साथ अपने घर पर थे। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो जापान की हिस्ट्री में आज भी एक ब्लैक चैप्टर की तरह याद किया जाता है। अंधेरी रात में दूसरे मंजिल की बाथरूम की खिड़की से एक साया उनके घर में घुस चुका था। सबसे पहले उसने दूसरे मंजिल पर ही सो रहे 6 साल के री का गला घोट दिया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। री के कमरे से कुछ आवाज़ें आने के बाद मिकियो तुरंत उसके कमरे में भागे चले गए और वहाँ पर जब उन्होंने कातिल को देखा तो वो उससे लड़ने लगे और उन्होंने कातिल को घायल कर दिया। बट कातिल काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। उसने मिकियो पर हमला किया। उसने मिकियो के सर पर एक चाकू से 10 से ज़्यादा बार वार किया। पुलिस रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि चाकू का एक हिस्सा मिकियो के सर में ही रह गया था। कातिल ने फिर उस टूटे हुए चाकू से यासुको और नीना पर भी हमला किया और फिर अपने साथ लाए गए बाकी चाकुओं से यासुको और नीना का भी बड़ी ही बेरहमी से मर्डर कर दिया। और यहीं से इस मर्डर केस ने एक काफ़ी डरावना रूप ले लिया। पूरी मियाजावा फैमिली का मर्डर करने के बाद भी कातिल वहाँ से नहीं गया। उसने वहीं पर बैठा, फ्रिज खोला, आइसक्रीम निकाली और वहीं पर बैठकर बड़ी ही आराम से आइसक्रीम खाई। फिर उसने उनका कंप्यूटर ऑन किया और कुछ टिकट्स बुक करने की कोशिश की, बट जब वो बुक नहीं हुए फिर वो बाथरूम में गया और बाथरूम में जाने के बाद उसके मर्डर वाले कपड़े, जिस पर उसका खून भी लगा था और जिस वेपन से उसने पूरी मियाजावा फैमिली को मारा था, वहीं पर छोड़ दिए। अब सोचिए, दुनिया के एक हाईटेक देश में जहाँ पर हर चीज़ रिकॉर्ड होती है, हर चीज़ ट्रैक होती है, वहाँ पर एक आदमी एक घर में घुसता है और 4 लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है और अपने खिलाफ सारे सबूत छोड़ देता है, बट फिर भी उसको कोई नहीं पकड़ पाता। अगली सुबह जब यासुको की माँ घर पर पहुंची तो वहाँ का नज़ारा, वहाँ पर हुई हैवानियत बयान कर रहा था। चारों तरफ खून था, दीवारों पर खून के धब्बे लगे थे, बाथरूम में खून था, पूरे फर्श पर खून ही खून था और वहाँ पर उनकी फैमिली को बड़ी ही बेरहमी से मारा जा चुका था। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। ये केस सुनने के बाद जापान की पुलिस फौरन एक्टिव हो गई। उन्हें क्राइम सीन पर क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट्स मिले, क्रिमिनल के यूज़ किए हुए वेपन्स मिले और इसके अलावा क्रिमिनल्स के कपड़े और उसका खून भी मिला, जो कि उसके घाव से बहकर निकल चुका था। बट इसके बाद भी वो क्रिमिनल हाथ नहीं आया। रिसर्च से पता चला कि जो कपड़े उसके हैं वो कोरिया में बने हुए हैं, जो कि जापान में सिर्फ 10 से 12 दुकानों पर ही मिलते हैं। पुलिस ने उन दुकानों की छानबीन की, मगर सारी डिटेल्स निकालने के बाद, सारी छानबीन करने के बाद भी पुलिस को उस कातिल का पता नहीं चला। डीएनए एनालिसिस से ये कोरियन जापानी बंदा था। इसी वजह से इंटरपोल से लेकर जापान की हर फाइल चेक की गई, बट उन फाइलों में इस कातिल का कुछ भी पता नहीं चला। कुछ लोगों का मानना था कि ये एक किलर था, क्योंकि चाकू से जो वार किए गए थे वो बहुत ज़्यादा सटीक थे। बट फिर उसने इतनी बड़ी गलती आखिर क्यों की? क्यों अपने खिलाफ सारे सबूत छोड़ गया? कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि मियाजावा परिवार का किसी से कोई पुरानी दुश्मनी थी
और कुछ लोगों का मानना है कि ये एक साइकोपैथ था जिसे पकड़े जाने का कोई भी डर नहीं था। अब तक 24 साल बीत चुके हैं। 2,80,000 से ज़्यादा ऑफिसर इस केस पर काम कर चुके हैं, बट कातिल कौन था, कातिल का चेहरा, यहाँ तक के कातिल का नाम और उसके कत्ल करने की वजह अभी तक किसी को नहीं पता। हर साल 31 दिसंबर को जापान के लोग मियाजावा परिवार को याद करते हैं और मियाजावा परिवार के फैमिली मेंबर्स इंसाफ की उम्मीद में आसमान की तरफ देखते हैं। जिस घर में कल तक बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज वहाँ सन्नाटा है। क्या सच कभी सामने आएगा? क्या कभी ये कहानी सुलझेगी या फिर ये केस इतिहास की सबसे डरावनी अधूरी कहानी में गिना जाएगा? सो दिस वॉज द केस ऑफ मिस्टीरियस मर्डर ऑफ जापान्स मियाजावा फैमिली। मुझे तुमसे सिर्फ इतना कहना है कि सेफ रहो और अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।